फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने कवर अप किया था वरुण यानी कि नेपच्यून तक। आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को कवर अप करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये डेली बेस पर वीडियोस आ रहे हैं महेश कुमार वर्णवाल की बुक के। आप इसको कवर अप करिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, प्लूटो की। अब प्लूटो के साथ में क्या समस्या हो गई, पहले तो इसको एक प्लेनेट के रूप में माना जाता था, बट बाद में जाके यानी कि 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसने प्लैनेट्स की एक नई परिभाषा दी। अब उस नई परिभाषा में ये जो था प्लूटो, ये सेट नहीं हुआ और इसको जो है, जो प्लैनेट का दर्जा दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया। इसकी खोज की बात करें तो इसको खोजा गया था 1930 1930 में क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा इनको खोजा गया था 1930 में और इसको नौवें ग्रह यानी कि नाइन्थ प्लेनेट के रूप में स्टार्टिंग में मान्यता दी गई। लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्राग में एक सम्मेलन किया, 24 अगस्त 1900 सॉरी 2006 को, तब वहां पर जो नई डेफिनेशन आई प्लैनेट्स की, सो उसमें ये सूट नहीं करा, उसमें फिट नहीं बैठा है, तो फाइनली इसको जो है हटा दिया गया प्लैनेट्स की कैटेगरी से। अब जो नई डेफिनेशन थी प्लैनेट की, उसमें क्या कुछ कहा गया ये काफी जरूरी है। इसमें एक चीज कही गई कि ऐसा ठोस पिंड, ठीक है, ऐसा ठोस पिंड जिसके अंदर अपनी ग्रेविटी हो, अपना गुरुत्व हो। इसके अलावा इसमें जो है आपका मतलब इतना बड़ा ये हो कि उसके अंदर अपनी ग्रेविटी हो। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी बात यहाँ पर क्या करी गई कि ये जो है गोलाकार हो, शेप कैसा हो इसका, राउंड शेप में हो, गोल सर्कुलर टाइप का हो। इसके अलावा ये सूर्य का चक्कर लगाता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो प्लेनेट है, देखो बाकी जितने प्लेनेट्स हैं, आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ये सारे सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। तो प्लेनेट वही हो सकता है जो गोल हो, उसके अलावा इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी हो उसके अंतर्गत, उसके अलावा वो सूर्य की परिक्रमा लगाए, तभी वो एक ग्रह के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही इसकी कक्षा जो है अपने पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे हम प्लूटो की बात करें तो नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून की जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, वो ओवरलैप करती है प्लूटो के साथ में। मतलब प्लूटो जो है उसकी कक्षा में भी एंटर कर जाता है, तो इसकी कक्षा और नेपच्यून की कक्षा जो है वो ओवरलैप करती है। इस वजह से जो इसका प्लेनेट का एक मतलब प्लेनेट कहा गया था उसको खारिज कर दिया गया, वो दर्जा ही वापस ले लिया गया। सीरस, शेरॉन, इरिस 2023 में यूबी 313 जेना, इनको भी ग्रह मानने से मना कर दिया गया। रीजन वही कि ये लोग इस डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहे थे जिसको सेट किया गया था 2006 में, जो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत ये सुझाव दिए गए थे कि कौन सा प्लेनेट होगा और कौन सा प्लेनेट नहीं होगा। सो उस डेफिनेशन में सेरेस, शेरॉन, इरेस, आपका 2003 यूपी 313, ये कोई भी फिट नहीं हुआ, तो इन सबको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। एक अलग कैटेगरी बनाई गई बोना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट की, तो ड्वार्फ प्लेनेट पे इनको जो है वो रखा गया था, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि नासा ने एक मिशन अपना भेजा था जिसका नाम था न्यू होराइजन करके, ठीक है। ये जुलाई 2015 में भेजा गया था। इसका पर्पस क्या था कि ये प्लूटो पर जाए, प्लूटो को पूरा अच्छे से स्टडी करे। क्यूपर बेल्ट, जिसके अंदर जो शुद्र ग्रह से भरा हुआ पूरा एक बेल्ट है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से ये स्टडी करे। और उसके अलावा जो प्लूटो के चंद्रमा है यानी कि इसके जो प्लैनेट्स हैं उनको ये अच्छे से स्टडी करे। इसके लिए न्यू हॉराइजन्स इसको भेजा गया था नासा के द्वारा। यहाँ पर आपको जो याद रखना है, आपको इसका पर्पस याद रखना है, आपको ये याद रखना है ईयर और किस जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके द्वारा इसको भेजा गया। ये सारी चीजें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। अच्छा, प्लूटो के 5 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें शेरॉन है, हाइड्रा है, निक्स है, ठीक है, कॉर्बोरेस है, इसके अलावा स्ट्राइक्स है। तो ये 5 जो है ये प्लूटो के नेचुरल सैटेलाइट है।
इसके बाद आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं और बात करते हैं सैटेलाइट्स की। अब सैटेलाइट्स के संदर्भ में क्या कुछ है, देखो नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब हो गया कि वो आकाशीय पिंड जो कि अपने ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, इसके साथ ही वो सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अपने 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 ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ये ग्रह जो है साथ के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे ग्रहों के अंदर अपनी चमक नहीं है, अपनी रोशनी नहीं है, इसी तरीके से इनके अंदर भी कोई अपनी रोशनी नहीं है, अपना प्रकाश ये उत्सर्जित नहीं करते। सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जैसे ग्रह हैं वो मतलब ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ जो है, मतलब जिस ये पाथ पर ये सर्कुलेट मतलब घूमते हैं, रोटेट करते हैं, वो कैसा है, पैराबोलिक टाइप का आता है। पैराबोलिक का मतलब हो गया इस तरीके का पाथ। ठीक है, इस तरीके के पाथ पर ये रोटेट करते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह जो कि है आपका चंद्रमा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, उपग्रहों की, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स की। तो नेचुरल सैटेलाइट इन सिंपल वर्ड्स एक बार रिकैप करते हैं। देखो ये आकाशीय पिंड है, अपनी रोशनी नहीं रखते, अपने ग्रह की ये परिक्रमा करते हैं, उसके साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इनका जो पाथ है जिस पर ये घूमते हैं वो किस शेप का है, वो पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार शेप में होता है। बात करें बुध और शुक्र की, इनका एक भी उपग्रह नहीं है, शून्य उपग्रह है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की बात करें, सिर्फ एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा जो है जितने नेचुरल सैटेलाइट है उसमें पांचवा सबसे बड़ा ये उपग्रह है। चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार और झुकावयुक्त कक्षा के सहारे जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि एक तो चीज ये हो गई कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, ठीक है, जिसमें ये घूमता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके अलावा ये झुका हुआ है अपनी एक्सिस पे, जैसे पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सिमिलर वे पर चंद्रमा भी अपने एक्सिस पर ये झुका हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 पृथ्वी दिवस, यानी कि जो हमारा 24 घंटे में एक दिन होता है, ऐसे 27 दिनों में जो है ये पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, और इतने ही समय में ये अपनी एक्सिस पर भी घूम जाता है। ठीक है, मतलब अपनी एक्सिस पर घूमने में भी 27 डेज लेता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने में भी 27 डेज का टाइम लेता है। चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका 59% पार्ट ही हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसकी वजह से मतलब दो लोग अगर चंद्रमा पर खड़े हों, दो ह्यूमन बींग वहां पे खड़े हों और बात करना चाहें तो वो बात पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो जो कंपन है कणों का, क्योंकि कणों के कंपन के थ्रू ही आपका ध्वनि जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करती है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ध्वनि का संचार हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बात नहीं कर सकते एक दूसरे से, रीजन बीइंग कि एटमॉस्फेयर है ही नहीं। 59% भाग एक बार में हमें दिखाई पड़ता है चंद्रमा का। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मून पर भेजे गए मिशन है। इसमें सोवियत संघ की बात करें, इसने लूना 1, लूना 2, ठीक है, और लूना 3 ये भेजे। लूना 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, सो पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर लैंड करा उसका नाम क्या है आपका, लूना 2। यूएस की बात करें, यूएस ने लूनर ऑर्बिटर 1, अपोलो 11, और इस मिशन के तहत पहली बार नासा ने जो था मानव के चंद्रमा पर कदम, मतलब मानव को भेजा था, उसने इंसान ने जो यहाँ पर कदम रखा था। लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर LRO, ठीक है, ये भी जो है यूएस का ही एक मिशन था। सो यहाँ पर दो मिशन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो लूनर 2 जो पहली बार चंद्रमा पर उतरा, दूसरा यूएस का जो अपोलो 11 है जिसने इंसान को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखवाया। ठीक है, तो ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। जापान का स्लिम या फिर मून स्नाइपर, ये मिशन जापान का है। चाइना की बात करें, चांग E1, ये चाइना का पहला चंद्र मिशन। वहीं भारत की बात करें तो चंद्रयान 1, 2 और 3, ये 3 मिशन भेजे गए किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा।
इसके बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट मिशन की बात करते हैं, जो कि है आपका आर्टेमस 1। ठीक है, आर्टेमस 1 मिशन जो है ये सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा सन 2022 में। इसी के दो और एडिशन आए, एक आया आर्टेमस सेकेंड और एक आया आपका आर्टेमस थर्ड। ठीक है, सो आर्टेमस सेकेंड जो है 2024 में इसको प्रक्षेपित किया गया, और 2026 में टारगेट है आर्टेमस 3 को जो है भेजा जाए चंद्रमा पर। और इसका पर्पस वही है कि चंद्रमा पर इंसान जो है एक लंबे समय तक वहां पर रुक पाए, तो वो दशाएं तलाशना, वो परिस्थितियां तलाशना कि इंसान जो है चंद्रमा पर सरवाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इस पर्पस के द्वारा, मतलब इस पर्पस के साथ में जो आर्टेमस मिशन को नासा के द्वारा शुरू किया गया, तीन इसके एडिशन रहे, आर्टेमस 1 जो कि 2022, आर्टेमस 2 यानी कि 2024, और आर्टेमस 3 यानी कि 2026। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सुपर मून की। अब सुपर मून एग्जैक्टली है क्या? देखो, जो हमारा अर्थ है और जो ये मून है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की है। और ये जो मून है, ये किस कक्षा में घूम रहा है? ये एक पैराबोलिक शेप की कक्षा में अर्थ के अराउंड जो है ये घूमता है। तो कभी तो ये पास में आ जाता है बहुत, कभी ये बहुत दूर चला जाता है। तो जब ये बहुत पास होता है अर्थ के, वही टाइम होता है जब ये सुपर मून की कंडीशन बनती है, और इसी को पेरिजी सुपर मून भी कहते हैं। इस टाइम पर चंद्रमा जो है ये 14% ज्यादा बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। अगर एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो उसमें 2 से 4 पूर्ण सुपर मून यानी कि वो फुल सुपर मून होते हैं, 2 से 4 एक नॉर्मल ईयर में। ठीक है, और एक क्रम में 2 से 4 नए सुपर मून हो सकते हैं। तो ये सारी चीज है। इसके अलावा ये जो टर्म है सुपरमून की, ये दी किसने? तो 1979 में रिचर्ड नोल, इनके द्वारा ये टर्म सुपरमून को दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 1979 में। किसके द्वारा? तो रिचर्ड नोल के द्वारा। इसके बाद ब्लू मून की बात करें तो एक कैलेंडर माह में, ठीक है, एक कैलेंडर मंथ में जब दो पूर्णिमा, पूर्णिमा वो कंडीशन होती है जब हमें चंद्रमा जो है पूरी साइज का दिखाई पड़ता है, बड़ा सा। ठीक है, दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। अब इसका ब्लू कलर से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है इसका मेन कारण क्या है कि दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल है वो 31 डेज से कम होना चाहिए। ये एक चीज है। ठीक है, इसका जो मेन कारण है वो क्या है कि दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल है वो 31 दिनों से कम होता है, और ऐसा हर 2 से 3 सालों में होता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 से ज्यादा ब्लू मून होते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? ब्लू मून ईयर बोला जाता है। ठीक है, सो 2 से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 और ग्रेटर देन 2, जब ऐसा होगा तब हो जाएंगे आपके, उस पर्टिकुलर ईयर को क्या बोला जाएगा? ब्लू मून ईयर बोला जाएगा। ठीक है, ये चीज मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करते हैं ब्लड मून की। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर टेट्रॉइड, इनको जो है ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। लगातार 4। ठीक है, सो ब्लड मून कब होगा? जब लगातार 4 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, तब वो कंडीशन क्या कैसी होगी आपकी? ब्लड मून की होगी। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को टेट्रॉइड भी कहा जाता है। अब चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है कि जब पृथ्वी जो है ये सन और इसके बीच में आ जाए, मून के बीच में। ठीक है, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा कि यहां से सन की जो छाया है वो मून तक नहीं पहुंच पाएगी, और यही होता है आपका चंद्र ग्रहण की परिस्थिति। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण की पोजीशन क्रिएट होती है। इसमें चंद्रमा का रंग जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, और इसी को ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण दुर्लभ परिघटना है। सामान्यतः 3 चंद्र ग्रहणों में से एक जो होता है वो आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होती है। सो यहां तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि घटना चक्र की समरी पीडीएफ आप लोग लेना चाहें तो उसके लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही
आपको ये भी बता दें कि फुल लेंथ कोर्स चल रहे हैं पीसीएस के और समीक्षा अधिकारी के, उसमें भी आप लोग एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है। सो एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको कि भारत का जो भूगोल है महेश कुमार वर्णवाल से, उसको सेपरेट एक प्लेलिस्ट में कवर अप करवाया जाएगा डेली बेस पर, उसका भी एक वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग साथ के साथ देखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।